नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पकौड़े। फिजियोथेरेपिस्ट के जाने के बाद दिनेश जी कमरे के पास बनी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठ गए। तभी कादम्बरी जी पास आकर बोली, कैसा रहा आज का सेशन? हाँ, अच्छा रहा। तभी बादल जोर से गरजने लगे। मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाओं के झोंके चेहरे को छू रहे थे। रिमझिम फुहारें पड़ने लगीं। कादम्बरी, आज तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय और पकौड़े खाने का मन है। हो सके तो बना दो। अरे कैसी बात कर दी आपने। अभी बना कर लाती हूँ, आप आराम से बैठिए, कहते हुए चली गईं। बड़ी बहू, फटाफट बेसन घोलो। मैं तुम्हारे पापा जी के लिए अदरक कूट कर चाय चढ़ाती हूँ। आज उनका पकौड़े खाने का बड़ा मन है, तो सोचा बना दूँ। माँ जी, आपने तो सोच लिया, पर कभी सोचा है बहू को कितनी परेशानी होगी? आपकी यह फालतू की फरमाइश अचानक से आकर बोल दिया, बेसन घोलो। आपको पता है घर में बेसन नहीं है, और मैंने ये लौकी दलिया सब तैयार कर लिया है। ये क्या अकेले बैठकर मैं खाऊंगी? आपको थोड़ी शर्म नहीं आई? बीमारी में तो अपने चटोरेपन पर लगाम लगा लीजिए। पर नहीं, हर तरह की परेशानी तो बेटा बहू को ही होनी है। आपका क्या है, अस्पताल पहुंच जाएंगे इलाज कराने के लिए? तमतमाते हुए बहू स्वाति बोली। कादम्बरी जी के अदरक उठाते हाथ वहीं रुक गए। धीरे से बोली, बेटा आज 6 महीने बाद इन्होंने कुछ मन का बोला है, वरना हम तो चुपचाप सब खा ही रहे हैं ना। अच्छा, तुम रहने दो, रमा बहू से पूछ लेती हूँ, उसके पास जरूर बेसन होगा। कल ही उसके सामान में आया है, मैंने देखा था। बोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गईं। मंझली बहू रमा रसोई में ही मिल गई। बेटा थोड़ा बेसन दे दो, तुम्हारे पापा जी के लिए पकौड़े बनाने थे। कल किराना वाला तुम्हारे सामान में देकर गया है, मैंने देखा था। माँ जी, मैंने तो कल पकौड़े बनाए थे, और आज गट्टे का साग बना लिया है। बेसन तो सारा ख़त्म हो गया। वो सब तो ठीक है, मगर माँ जी, नीचे से ऊपर आते सामान पर आपकी पहली नज़र पड़ती है। तभी मैं कहूँ, कल मोनू को पकौड़े खाने के बाद उल्टियाँ क्यों आ गईं? आप ही की नज़र लगी होगी। बहू, यह क्या बकवास कर रही हो? मैंने सिर्फ बेसन देखा था, पकौड़े नहीं। और मैं क्यों नज़र लगाने लगी अपने पोता पोती के खाने में? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। बोलते हुए छोटी बहू निधि के पास पहुँची। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसन मिलेगा? तुम्हारे पापा जी के लिए पकौड़े बनाने थे। माँ जी, बेसन तो बेसन, मेरे घर में तो आटा ही ख़त्म हो गया है, इसलिए आज हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया है। और पापा जी कितने बीमार हैं, आप उन्हें तला भुना मत खिलाइए। कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरी बहू द्वारा एक नई सलाह कादम्बरी जी के पास आ गई। निराश होकर कादम्बरी जी सीढ़ी से उतरकर बाहर के दरवाजे की तरफ पहुँच अपने आप को हारा हुआ सा महसूस कर वहीं किनारे पर बैठ गईं। गहरी सोच में डूब गईं। शादी के बाद गांव से शहर आई कादम्बरी जी ने हर बदलते दशक के हिसाब से अपने आप को ढाला। दिनेश जी की छोटी सी नौकरी थी, किराए के मकान में दोनों ने अपना आशियाना बनाया। वहीं जुड़वा बच्चों रोहित सचिन का जन्म हुआ। एक कमरे का मकान छोटा पड़ने लगा, तो दिनेश जी ने लोन लेकर खुद का घर बनवाने की सोची। दिन रात मेहनत की, फिर खड़ा हो गया अपने सपनों का महल, मात्र छाया। उन्होंने 3 मंजिलें बनवाई, एक में खुद रहते और 2 किराए पर दिया, जिससे लोन की किस्तों की भी व्यवस्था आसानी से हो गई। वहीं नितिन का जन्म भी हुआ। दिनेश और कादम्बरी जी अपने तीनों बेटे के साथ सुकून से रहते थे। बच्चे बड़े हो गए, अच्छी नौकरी करने लगे। तीनों की शादी करने के बाद कादम्बरी जी को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब अपने लिए जिएंगे, जो शौक अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मगर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता तो क्या बात थी। एक दिन अचानक दिनेश जी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। बहुत भाग दौड़ के बाद वे अस्पताल से घर आए। अब घर पर उनका इलाज चलने लगा, मगर अब पूरा समय कादम्बरी जी का ध्यान दिनेश जी पर ही लगा रहता है।
उनकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, समय पर दवाइयाँ लेना, खाना खिलाना आदि सारे काम की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिसके कारण उन्होंने घर की तीनों बहुओं को रसोई सौंप दी। मगर तीनों एक रसोई में 1 महीने भी साथ खाना नहीं बना पाईं। तब उन्होंने तीनों की रसोई अलग कर दी और बड़ी बहू स्वाति के साथ अपने खाने की व्यवस्था कर ली। कोई परेशानी नहीं थी। पिछले 6 महीने से सब ठीक चल रहा था, या यूं कहें कादम्बरी जी अपनी बहू के कहे पर चल रही थी। जब जैसा खाना बनाकर रख देती वो लोग चुपचाप खा लेते हैं। घर में शांति बनी रहे, एकता भंग ना हो, यही सोच वो कुछ नहीं बोलती। और फिर दिनेश जी असमर्थ थे तो उनका झुकना लाजमी था। मगर आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि दिनेश जी के साथ वो भी अपाहिज हो गई हैं। क्या वे अपने पति की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, जो कल तक घर के साथ साथ न जाने कितने मेहमानों को अन्नपूर्णा के रूप में खाना खिलाती थी। उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं गया। बहुओं के लिए भी उन्होंने रसोई खूब संभाली। मगर क्या आज दिनेश जी को जाकर ना बोल दें? अगर ना नहीं बोले तो करें क्या? बड़ी ऊपापोह में थी। तभी एक डिलीवरी बॉय उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आंटी जी, मात्र छाया निवास यही है क्या? हाँ बेटा, कहो क्या काम है? जी, वो मुझे खाना डिलीवर करना था। आप लेंगी या कोई और? बेटा, किस तरह का खाना डिलीवर करते हो? आंटी जी, हम हर तरह का, मेन कोर्स, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, डेजर्ट, सभी कुछ डिलीवर करते हैं। आपको क्या चाहिए? बेटा, पालक के पकौड़े मिलेंगे? जी आंटी, पहले ऑर्डर पर तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। आप फटाफट अपने मोबाइल से हमारे ऐप डाउनलोड कर हमें ऑर्डर कर दीजिए। मैं 20 मिनट में आपके लिए आपके मनपसंद पालक पकौड़े लेकर हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा ये रेस्टोरेंट आपके घर से काफ़ी करीब है। उस लड़के से इतनी सकारात्मकता सहजता से कही बात सुन कादम्बरी जी मुस्कुराईं। तो फिर ठीक है, तुम मेरे मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड कर दो और मुझे सिखा दो कि ऑर्डर कैसे करना है। जी आंटी, बिल्कुल। फटाफट कादम्बरी जी को ऑर्डर करना सिखा दिया। कादम्बरी जी रसोई में चाय बनाने लगीं। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय उन्हें उनका पार्सल दे गया। फटाफट ट्रे में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, पकौड़े और साथ में कम्प्लीमेंट्री बड़ा पाव भी था, लेकर दिनेश जी के सामने पहुंची। अरे वाह कादम्बरी जी, क्या कहने आपके! आप तो आज 56 भोग खिला रही हैं हमें। खिलखिलाते हुए दिनेश जी बोले। अब चुपचाप पहले पकौड़े खाकर बताइए कैसे हैं। दोनों ने मिलकर पकौड़े और बड़ा पाव का लुत्फ उठाया, साथ में गर्म चाय पीकर तृप्ति पाई। दोनों ने चाय के खाली प्याले टेबल पर रखे ही थे। फिर तीनों बेटे बहू सामने से लाल चेहरे कर चले आ रहे थे। सचिन बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप पकौड़े खा रहे हैं, जबकि आपको पापा की हालत पता है ना। फिर भी आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। देख लीजिए, मैंने तो मना कर दिया था बेसन नहीं है बोलकर, और इन्होंने तो बाहर से ऑर्डर कर मंगवा लिया। मंझली बहू रमा बोली। इन्हें इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? भला लोग क्या कहेंगे? घर में बहू बेटा खाने को नहीं देते, इसलिए बाजार से मंगवा रहे हैं। छोटी बहू निधि भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपने बेटा बहू द्वारा शर्मसार करने वाली बातें सुनकर कादम्बरी जी बोली, बस बहुत हुआ। क्या हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम लोगों से इजाज़त लेनी होगी? तुम्हारे पापा अब पहले से बेहतर हैं। मैंने डॉक्टर से पूछ कर ही इन्हें खाना खाने को दिया है। और लोग क्या कहेंगे कि बात तुम तो मत ही करो बहू, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब घर में बहू बेटा बाजार से मंगाकर खाना खाते हैं कि इनके घर में खाना नहीं बनता क्या। असल में शर्म हम माता पिता को नहीं, तुम बहुओं को आनी चाहिए, जो अपने सास ससुर के खाने पीने पर रोक टोक करती हो। साथ में कभी कभार अपनी पसंद के खाने को चटोरेपन का नाम दे डाला।
मैं तो रसोई में ही पकौड़े बनाने के लिए आई थी, मगर तुम तीनों बहुओं के कारण मजबूरी में मुझे बाहर से मंगाना पड़ा। और आगे से मैं तुम सबके सामने हाथ नहीं फैलाने वाली, क्योंकि जिन हाथों ने लोगों के लिए भर भर के काम किया है, वह अपने लिए इतना ना कर सके तो धिक्कार है। आगे से तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों अपना ख्याल खुद रख लेंगे, क्योंकि तुम लोगों की फिक्र कंट्रोल में बदल गई है, जो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना, ये घर कल भी तुम्हारे पापा का था, आज भी तुम्हारे पापा के नाम पर ही है। इसलिए जो करना बोलना है, सोच समझ कर करना। कादम्बरी जी के मुंह से दो टूक बात सुनकर तीनों बेटा बहू सकते में आ गए। तब रोहित ने बात संभालते हुए कहा, हाँ माँ, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, क्योंकि कल भी आप सक्षम थी, आज भी आप सक्षम हैं। आपने साबित कर दिया, और हम में से किसी को भी आपको शर्मसार करने का हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। कादम्बरी जी दिनेश जी की तरफ देखकर बोली, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? दिनेश जी ने अपनी पलकें झपकाकर कादम्बरी जी का समर्थन कर बोले, बहुत सही किया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।